नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जिस प्रकार से 3 अप्रैल है और आज राहुल गांधी सूरत के जो कोर्ट है उसमें अपील करेंगे। जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे और अपील करेंगे। और इस समीकरण में जिस प्रकार राहुल गांधी अपील करने का निर्णय लिए हैं वो राहुल गांधी के लिए किस हद तक फायदेमंद होगा और उसका असर राजनीति पे किस प्रकार से पड़ेगा। और बीजेपी जिस प्रकार से राहुल गांधी के लिए विषाद बिछाए रखी थी वो विषाद उसके खुद के लिए आज घातक साबित हो गया। उस विषाद में बीजेपी आज खुद फंस गई है। आगे बढ़ने से पहले अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, अशोक मनु सिंघवी जैसे एक बहुत बड़े वकीलों की फौज लेकर, साथ में प्रियंका गांधी भी, अशोक गहलोत हो, ये जो तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, ये सब राहुल गांधी के साथ आज सूरत के कोर्ट जा रहे हैं, जहां वो जो उनका जो डिसीजन आया था उसके खिलाफ अपील करेंगे। और ये एक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से ये क्रिमिनल डिफेमेशन है, इसमें आप हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। जहां आपको सज़ा दी गई है पहले आप वहीं अपील करें, उसके बाद वहां यदि आपको कोई राहत नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट में, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आज से ये प्रक्रिया चालू हुई है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि राहुल गांधी अब जेल जाने के मूड में नहीं है और वो राहत की अपेक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि यदि हमें किसी प्रकार राहत मिले, और उसी राहत की उम्मीद में वो अपील भी कर रहे हैं। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ऐसा सोच रहे होंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने अडानी और अंबानी का मामला उठाया, जिस प्रकार से मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, मीडिया में इस बात को लाने का, उजागर करने का मुख्य रूप से श्रेय राहुल गांधी को ही दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से गोदी मीडिया इस मामले को छुपाना चाह रही थी, अदरवाइज ये तो 1 साल से मामला आ रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में भी उन्होंने कई बार इस मामला को उठाया, लेकिन ये जन जन की मुद्दा नहीं बनी थी उस वक्त। लेकिन जिस प्रकार से 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और शेयर बाजार में भूचाल आया, तो थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं ऐसी हुई कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने कवरेज दिया। बावजूद इसके, जब तक राहुल गांधी ने सदन में इस चीज को नहीं उठाया मजबूती के साथ, तब तक कहीं कोई कुछ खास इसका असर नहीं था। हाँ, असर तो था, शेयर बाजार में इसका असर दिखने लगा था 24 जनवरी से ही। लेकिन जब राहुल गांधी ने सदन में इस बात को उठाया कि आखिर मोदी का और अडानी का रिश्ता क्या है, उसके बाद से ये चीजें जन जन तक पहुंचने लगी, जन जन की ये मुद्दा बन गई। और मोदी सरकार को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये मोदी का और अडानी का, ये 20,000 करोड़ का जो डील है, या फिर जिस प्रकार से ये लिस्ट जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसके माध्यम से जो 20,000 करोड़ रुपया इंडिया में आया है, और ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं तूल पकड़ेगा। और इस मुद्दा को उठाने वाले व्यक्ति को ही यदि सजा दी जाए तो यह एक प्रकार से संकेत होगा कि यदि इस मुद्दा को कोई उठाया तो उसे इसी प्रकार से इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और उन्होंने किया भी। उन्होंने इस रूप में एक विषाद बिछाए कि 2019 में जिस प्रकार से कोलार में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था, उस भाषण को लेकर के गुजरात के एक नेता ने गुजरात हाई कोर्ट में केस की और वहां से राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत 2 साल की सजा भी हुई। और जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, उसके तहत किसी व्यक्ति को यदि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह पाएगा और अगले 8 साल तक वो चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रह पाएगा। तो मोदी जी के हिसाब से जो उनकी विषाद थी, उसके अकॉर्डिंग तो उनका जो मुख्य प्रतिद्वंदी था, जिस प्रकार से राहुल गांधी का कद
साल भर से बढ़ रहा था, भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर उन्होंने जिस प्रकार से लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जा करके लगातार भारतीय लोकतंत्र के बारे में, भारतीय मीडिया की जो फ्रीडम है उसके बारे में उन्होंने लगातार मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ बोला, वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो पाई। वो चुभती रही कि आखिर राहुल गांधी जिस पे हमने करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट की एक पप्पू साबित करने के लिए, वो आज मेरे सामने आंखों में आंख डाल के बोल रहा है ये किस प्रकार हो रहा है। ये उन्हें खला, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाई। और गुजरात लॉबी ने उन्हें मोदी जी के रास्ते से हटाने में बहुत ही भरपूर मदद की। पर कांग्रेस ये चाहती है कि यदि वो मुख्य विपक्षी पार्टी आज भी है और बाकी जो रीजनल पार्टी है उनका यदि सपोर्ट कर रही है, तो उनका एक अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो होना ही चाहिए। यदि कांग्रेस लीड करे, कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करे और कांग्रेस का अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट ही न हो रेस में, तो फिर किस बात की विपक्ष, किस बात का नेतृत्व करना। हालांकि एक बात सत्य है कि हाल के दिनों में राहुल गांधी ने कुर्सी का जो लोभ होता है इससे दूरी बनाए रखा है। उन्होंने कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी पद मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया। अभी हाल फिलहाल जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें भी उन्होंने इस चीज के लिए इत्तला किया बाकी सारे नेताओं को कि अभी कांग्रेस का पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करना है, चीजें सामान्य हो जाए, हम पहले किस प्रकार से लड़ेंगे, हमारा पूरे देश में किस प्रकार से गठबंधन होगा बाकी रीजनल पार्टियों के साथ, कहाँ हम कितनी सीटों पे खुद लड़ेंगे, ये क्लियर हो जाए। उसके बाद बाकी जो पार्टियां हैं रीजनल पार्टियां उसके साथ हम डिस्कशन कर लें, तब डिसाइड होगा। उन सब के साथ मिलजुल के डिसाइड करेंगे कि आखिर पीएम कैंडिडेट कौन होगा। ये मोदी जी की तरह नहीं है कि पहली बार भी मोदी बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट मोदी जी, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी मोदी जी पीएम कैंडिडेट बनेंगे बीजेपी का, ये हल्ला बोल चल रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, इन सबको दरकिनार करके कुर्सी पे हमेशा बैठने की जो एक परंपरा चीन और रूस से सीखी है, ये परंपरा राहुल गांधी में नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये चाहती है कि उसका राहुल गांधी के तौर पे एक बैकअप प्लान रहे एज ए पीएम कैंडिडेट का जो कंटेस्ट होगा की जो दावेदारी होगी उसमें, तो इसीलिए वो अपना रास्ता साफ करके चलना चाहती है कि हम देखते हैं क्या होता है, कोर्ट में अपील करते हैं और कोर्ट में अपील के माध्यम से यदि हमें राहत मिल जाती है क्या दिक्कत है। तो फिर कहने के लिए भी होगा ना कि मोदी जी जिस प्रकार से बिसात बिछाए थे और वो जिस प्रकार से गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया, उसका जवाब न्यायिक व्यवस्था ने दी, उसका जवाब राहुल गांधी का संघर्ष और समर्पण ने दिया। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे जेल में डाल दो, मुझे जेल में मारो पीटो, मैं लोकसभा का सदस्य रहूं न रहूं, मुझे इस देश ने बहुत मान सम्मान दिया है, मैं इस देश के लिए करूंगा, मैं लड़ूंगा। ये वो राहुल नहीं है जिसे आप पप्पू साबित करना चाह रहे थे, ये वो राहुल हैं जो अपने संघर्षों से अपनी लोकप्रियता अर्जित की है। देखना होगा आगे किस प्रकार की उठापटक होती है, कांग्रेस का भी किस प्रकार का डिसीजन आता है या फिर उसे कोर्ट से किस प्रकार की राहत मिलती है भी या नहीं मिलती है, या बीजेपी कोई फिर नया दांव किस प्रकार से खेलती है। क्योंकि हालिया चुनाव जिस प्रकार से कर्नाटक में है और उन्होंने एज अ चैलेंज के तौर पे ही कर्नाटक चुनाव लिया है, क्योंकि पहले 5 अप्रैल को राहुल गांधी की पहली रैली कर्नाटक में होने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने उसको 9 अप्रैल को सेट किया है, 9 अप्रैल का प्रोग्राम सेट किया है। क्योंकि 9 अप्रैल को पीएम मोदी भी कर्नाटक में ही जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे। उसी दिन राहुल गांधी ने कहा है कि 9 अप्रैल से ही, और वो कोल्लार ही स्थान होगा जहां से उन्होंने वो भाषण दी थी,
कि नीरव मोदी, ललित मोदी और फिर नरेंद्र मोदी आखिर सब मोदी चोर ही क्यों होते हैं, जिसपे उन्हें 2 साल की सूरत कोर्ट ने सजा दी है। 9 अप्रैल को उसी मैदान से राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और उस दिन 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटका में ही जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे। तो ये एक तरह का चैलेंज भी राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष तौर पे नरेंद्र मोदी को दी है। तो देखना होगा कि आखिर किस प्रकार से कर्नाटक चुनाव होती है और उसका परिणाम क्या आता है। फिर जो बाकी स्टेट असेंबली इलेक्शन है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, और फिर उसके बाद जो फाइनल, इन सेमीफाइनल होने के बाद जो सेमीफाइनल 2024 का लोकसभा चुनाव, आम जनरल असेंबली 2024 का इलेक्शन है, वो किस प्रकार से लोगों के सामने आती है और उसका परिणाम किस दिशा में जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।